जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 20वीं शताब्दी में बताया कि सभी कॉन्टिनेंट पहले एक ही भाग का हिस्सा थे, लेकिन समय के साथ साथ ये धीरे धीरे टूटते गए और आज विश्व में अलग अलग महाद्वीप पाए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अध्याय 11 का चैप्टर नंबर 4। मेरा नाम है राम कुमार सोनी। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। यह अध्याय 4 है, चैप्टर नंबर 4, कक्षा 11 का है यह। इसके बारे में अपन संपूर्ण से विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार महाद्वीप बने, किस प्रकार महाद्वीप का खिसकाव हुआ, जो आज वर्तमान काल में महाद्वीप है वो कैसे बने, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, उनके पीछे क्या बल रहे, इसके बारे में अपन विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला है कि महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण। सबसे पहला प्रश्न तो यह होना चाहिए कि महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। तो अपन इसमें देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ। सबसे पहले यह देखते हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुई। तो अपन ये देखते हैं कि सूर्य नामक एक तारे से एक पिंड निकला, उसी पिंड के से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। स्टार्टिंग में पृथ्वी आग का गोला थी, फायरबॉल थी। धीरे धीरे पृथ्वी की आंतरिक परतें धीरे धीरे ठंडी होती गई। इस ठंडी होने की वजह से धीरे धीरे जो ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत को क्रस्ट कहा गया और इस प्रकार पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, ये वाली है क्रस्ट। सेकंड परत को कहा गया मेंटल। मेंटल मतलब होता है अर्ध प्लाज्मा अवस्था। यह परत ठोस परत में है। कौन सी परत? क्रस्ट। और मेंटल है प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा मतलब होता है एक जेली फॉर्म में। तो यह देखना सॉलिड है और ना यह पिघली हुई है, टूथपेस्ट के जैसी प्लाज्मा अवस्था में। थर्ड अवस्था है कोर यह है एक, इसका घनत्व भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली परतों का इस पर दबाव पड़ रहा है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही अपन देखेंगे कि किस प्रकार से महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ। तो कुछ वैज्ञानिक थे जैसे कि केल्विन, इसके बाद केल्विन के बाद अब्राहम आर्टेलियस, इन्होंने यह कहा, और कुछ और ऑथेंटिक वैज्ञानिक थे जैसे कि लोथियन ग्रीन, इन्होंने यह कहा कि जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो ऊंचे भाग थे उनको कहा गया महाद्वीप और जो नीचे भाग थे उनको कहा गया महासागर। तो धीरे धीरे पृथ्वी के ठंडे होने से पृथ्वी में संकुचन हुआ और जो ऊंचे उठे भाग, जैसे कि ये ऊंचे उठे भाग, ये है महाद्वीप, और जो ये नीचे वाले भाग है इनको कहा गया महासागर। लगातार समय के साथ साथ वाष्पीकरण होता गया, बहुत ज्यादा सम्मानीय वर्षा हुई, लगातार वाष्पीकरण हुआ, सम्मानीय वर्षा हुई, जिसके कारण से समुद्र पे अधिकतर जल भरा गया। और यह भी माना जाता है कि समुद्र में जल की उत्पत्ति का कारण क्या है। समुद्र में जल की उत्पत्ति के कारण है वर्षा का जल। लगातार करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा होती रही और इन खड्डा रूपी नामक समुद्र में वर्षा का जल भर गया, जो आज वर्तमान काल के समुद्र है। यह हम देखते हैं आज के सिनेरियो में कि 71% भाग पर जल है, जबकि 29% भाग पर ही स्थल है। तो ये इससे दुगने से भी अधिक है। तो इसका कारण क्या है कि मनुष्य के लिए पीने योग्य जल कितना है। तो मनुष्य के लिए पीने योग्य जल होगा सिर्फ 3%, मनुष्य के लिए पीने योग्य जल है। तो अपन इसके बारे में देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से, जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जैसा कि मैंने अभी बताया, लगभग 3 अरब वर्ष पहले महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी आग का गोला थी, पृथ्वी में संकुचन हो, और संकुचन होने के बाद जो भाग ऊपर उठ गए उनको कहा गया महाद्वीप, और जो भाग नीचे रह गए उनको कहा गया महासागर। अब लगातार करोड़ों वर्षों तक वर्षा होती रही, तो महासागरों वाले पार्ट में पानी भर जाने से इन महासागरों का निर्माण हुआ। किंतु ये महाद्वीप एवं महासागर जिस रूप में आज हैं उस रूप में पहले नहीं थे।
यह सिद्धांत अपन वेगनर के सिद्धांत में पढ़ते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जिज्ञासा जताई है, सबसे पहले उन्होंने अनुमान लगाया कि सभी महाद्वीप पहले एक थे, लेकिन समय के साथ विवर्तनिक क्रिया के कारण ये महाद्वीप धीरे धीरे अलग हो गए और आज विश्व में 7 बड़े महाद्वीप और कई अन्य छोटे द्वीप हैं। तो इसके बारे में अभी अपन विस्तृत से चर्चा करते हैं। कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि निर्माण के आरंभिक दौर में सभी महाद्वीप इकट्ठे थे। तो इसके बारे में मैं कुछ इसकी हिस्ट्री बताता हूं कि आरंभिक दौर में सभी महाद्वीप इकट्ठे थे। तो सबसे पहला नाम आता है, पहला वैज्ञानिक का नाम आता है, पहले वैज्ञानिक का नाम आता है अब्राहम आर्टिलियस। इसने सबसे पहले बताया कि हमारी पृथ्वी पर सिर्फ एक महाद्वीप था, जिसके कारण ही अलग अलग छोटे छोटे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। और इसके बाद इसने 996 में यह बात कह दी थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर था एंटोनियो पेलेग्री। इसने सबसे पहले विश्व मानचित्र बताया और विश्व मानचित्र में इसने बताया कि सभी महाद्वीपों में साम्य अवस्था की सिचुएशन पाई जाती है। साम्य अवस्था मतलब हुआ कि उनमें स्टेबल रहने की अवस्था। और इसने यह भी बताया एंटोनियो पेलेग्री ने कि सभी महाद्वीप एक जिग्सा फिट टाइप के हैं। जैसे कि अगर अपन अफ्रीका वाले पार्ट को देखें, अफ्रीका का पश्चिमी पार्ट और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी पार्ट देखें, तो अपन को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पहले कभी ये जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार इसने मानचित्र के माध्यम से जिग्सा फिट होने की बात कही। मतलब जैसे बच्चे छोटे छोटे पजल को जोड़कर एक पूरा मैप तैयार कर देते हैं, इसी प्रकार इसने भी छोटे छोटे महाद्वीप को जोड़कर जिज्ञासा व्यक्त की। इसने एक परिकल्पना बनाई कि सभी महाद्वीप पहले एक ही ज्वाइंट रूप में थे। ओपन देखेंगे कि महाद्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब यह वेगनर कौन था? तो वेगनर जर्मनी का जलवायु वेदता था। इसका भू आकृति विज्ञान में कोई भी कार्य नहीं था। जब यह जलवायु के बारे में विस्तृत से अध्ययन कर रहा था, तो इसने 2 बात से प्रमाण लगाए कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसके हैं। सबसे पहले इसने पहला प्रमाण लगाया। इसने सोसाइटी के सामने या इसने वैज्ञानिकों के सामने 2 तर्क रखे। इसने पहला तर्क यह रखा कि सूर्य की स्थिति गतिमान है तथा महाद्वीप स्थिर हैं। इसने दूसरा अनुमान लगाया, महाद्वीप गतिमान हैं और सूर्य की स्थिति स्थित है, एक जगह स्टैटिक है। तो इसने अनुमान किस हिसाब पर लगाया कि जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो इसने अनुमान लगाया कि सूर्य स्थित है तो ये अक्षांश है। अगर सूर्य स्थित है तो ये अक्षांश भी स्थित होंगे, तो क्या है, महाद्वीपों का प्रभाव हुआ होगा। उसने यह अनुमान कैसे लगाया? उसने अनुमान लगाया कि उसने पाया कि जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र में कोयला का पाया जाना, जबकि फैक्ट यह है कि कोयला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसी प्रकार से उसने देखा कि भारत जैसे या दक्षिणी जैसे देशों में निक्षेप, टिलाइट के निक्षेप पाए जाते हैं, हेमानी निक्षेप पाए जाते हैं। तो हेमानी निक्षेप कैसे पॉसिबल है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाए, गर्म क्षेत्रों में कैसे बर्फ आ सकती है?
तो इसने दो तर्क लगाए कि या तो सूर्य की स्थिति गतिमान है या महाद्वीप स्थिर है, या महाद्वीपों की स्थिति गतिमान है और सूर्य स्थिर है। तो चूंकि अपन देखते हैं कि पृथ्वी एक गतिशील पिंड है जबकि सूर्य स्थिर है, तो इसने अनुमान लगाया कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है और सूर्य की स्थिति एक समान है। सूर्य तो एक जगह स्थित है जबकि महाद्वीपों ने करोड़ों वर्षों में प्रवाह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनकी फ्लोटिंग हो चुकी है। तो इस प्रकार वेगनर ने यह अनुमान लगाया। अब अपन इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं कि जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगम ने इसी क्रम में 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बेसिकली महाद्वीप, ये जो अल्फ्रेड वेगनर था, ये एक जलवायु वैज्ञानिक था। यह जलवायु से संबंधित वनस्पतियों पर शोध करता था, मृदाओं पर शोध करता था। जब इसने यह अनुमान लगाया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, तो इसने जलवायु से छोड़कर जियोमॉर्फोलॉजी में एंट्री की और इसने एक सिद्धांत विकसित कर दिया। यह विभिन्न जगहों पर गया और विभिन्न जगहों पर जाकर तथ्यों को इसने एकत्रित किया। इसने यह बताया, वेगनर का यह मानना था कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थलखंड एक बड़े स्थल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस विशाल स्थलीय खंड को वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। तो इस प्रकार से वेगनर ने दो शब्दों का प्रयोग किया। पहला शब्द है पेंजिया, दूसरा शब्द है पैंथालासा। पेंजिया का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी और पैंथालासा का मतलब होता है जल ही जल। तो इसने दो प्रकार के शब्दों का इस प्रकार यूज किया कि कार्बोनिफेरस युग में। अब कार्बोनिफेरस युग कब था? कार्बोनिफेरस युग था जब कोयले का निर्माण हुआ। इस समय पर पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी। तो जैसे कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा हलचल हुई थी। तो इस कारण से जो बड़ी बड़ी वनस्पति थी, तो वह बड़ी बड़ी वनस्पति जमीन के अंदर दब जाने से कोयले का निर्माण हुआ। इसलिए इस काल को कार्बोनिफेरस काल के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें वेगनर ने अनुमान लगाया कि यह एक ही स्थल खंड के रूप में थे। जैसा कि यह देखा जाए, यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी का यह बड़ा वाला पार्ट, इसको वेगनर ने नाम दिया पेंजिया, और यह वाला पार्ट को नाम दिया पैंथालासा। अब पेंजिया क्या था? पेंजिया एक स्थल खंड था और पैंथालासा था जल ही जल को इसने कहा पैंथालासा। अब वेगनर ने बताया कि कार्बोनिफेरस काल में समय के साथ इस पेंजिया का विभाजन होना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे यह पेंजिया का विभाजन हुआ। तो विभाजन के साथ यह पेंजिया ऊपर वाला पार्ट ऊपर खिसक गया, नीचे वाला पार्ट नीचे खिसक गया, और इसमें से भी और कुछ विभाजन हुआ। तो कुछ पार्ट यहाँ खिसक गया, पश्चिम की ओर खिसक गया, और कुछ वाला पार्ट पूरब की ओर खिसक गया। तो धीरे धीरे समय के साथ जो ये बीच वाला पार्ट था, इसका विभाजन हुआ। तो विभाजन के साथ इसका विभाजन हुआ। विभाजन के साथ ऊपर वाला पार्ट कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला पार्ट कहलाया गोंडवाना लैंड। अब इस अंगारा लैंड के भी समय के साथ टुकड़े होते चले गए। तो जैसे यह वाला एक टुकड़ा हुआ, तो इसने टुकड़े ने पश्चिम की ओर गति करना स्टार्ट किया, तो इसको कहा गया नॉर्थ अमेरिका। और इसी प्रकार से यह वाला पार्ट, यूरेशिया वाला पार्ट ने पूरब की ओर गति की, इसलिए इसको यूरेशिया वाला
यूरेशिया वाला पार्ट कहा गया। इसी प्रकार से यह गोंडवाना लैंड, यह दक्षिण अमेरिका कहलाया। यह यहां से टूटकर इसने पश्चिम की ओर गति की, और यह जो बीच वाला पार्ट स्थित था, इस बीच वाले पार्ट को, इसको अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहा गया। और ये जो पूरब वाला पार्ट था, इससे ऊपर की ओर इंडिया, और नीचे पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिन हुआ। इस प्रकार अपन देखते हैं कि पहले एक पेंजिया था, उस पेंजिया का समय के साथ दो भागों में टुकड़े हो गए। अब इस पेंजिया के भी समय के साथ टुकड़े होते चले गए और विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार में इसने बताया कि कैसे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। अब इसके माध्यम से अब इस पर कौन कौन से बलों ने कार्य किया और इसने क्या प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, अपन आगे के अध्याय में चर्चा करेंगे। इसने पेंजिया नाम दिया। पेंजिया जो मैंने समझा ही दिया, पेंजिया किसे कहते हैं। इसका वैगनर का विचार था कि पेंजिया के कुछ भाग भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे। जैसा कि यह मैंने बताया कि ये वाला पार्ट पूरा पेंजिया था। अब ये समय के साथ टूटा तो यह कुछ भागों ने भूमध्य रेखा की ओर गति की और कुछ वाले पार्ट ने पश्चिम की ओर गति की। यह पश्चिम की ओर गति किस कारण की? इसने पश्चिम की ओर गति की ज्वारीय बल के कारण। और इसने जो भूमध्य रेखा की ओर गति की, यह की इसने पोलर फ्रिंगिंग फोर्स के कारण। इसके बारे में भी अपन अभी देखते हैं। खिसकने लगे। यह प्रक्रिया लगभग आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम कार्बोनिफेरस युग में आरंभ हुई। अपन ने अभी देखा था कि जब कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विखंडन हुआ था तो यह 200 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है, लेकिन समय के साथ साथ सिर्फ 30 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम कार्बोनिफेरस युग में हुई। लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व प्लेस्टोसीन युग में यह बहुत महत्वपूर्ण युग माना जाता है। प्लेस्टोसीन युग में विभिन्न प्रकार के नवीन वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई, जिसमें से एक नवीन पर्वत हिमालय भी है। हिमालय के साथ रॉकीज एंडीज, इसी के साथ एटलस, इन विभिन्न पर्वतों की उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल में हुई। और इसी काल में अपने भारत का थार डेजर्ट इसी काल में माना जाता है। प्लेस्टोसीन काल में भी उसी का ओरिजिन हुआ। प्लेस्टोसीन युग में महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति के अनुरूप स्थिति से मिलता जुलता आकार ग्रहण किया। जैसा कि मैंने बताया कि सभी महाद्वीप एक पहले छोटे से भाग में स्थित थे, जिसे पेंजिया का। अब इस पेंजिया का धीरे धीरे विखंडन हुआ तो यह महाद्वीप चारों ओर पृथ्वी के फैल गए, और जिसे कहा गया, इन महाद्वीपों को अलग अलग महाद्वीप के नाम से जाना जा सके, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इसके बाद अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया आदि। अब पढ़ेंगे अपन पेंजिया। व्हाट इज द पेंजिया? पेंजिया क्या है? तो अपन ने क्या पढ़ा था? पेंजिया क्या है? पेंजिया एक स्थल खंड है। किसका स्थल खंड है? महाद्वीपों का स्थल खंड है पेंजिया। आज के सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के भाग थे, जिसे पेंजिया कहा गया। जैसा कि मैंने बताया कि ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पर सभी भूखंड एक ही स्थान पर स्थित है, इसे कहा गया पेंजिया। इसे पेंजिया कहा गया। पेंजिया के विभाजन से दो बड़े महाद्वीप पिंड अस्तित्व में आए। समय के साथ धीरे धीरे कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ। अब इस पेंजिया का विखंडन हुआ तो एक ऊपर वाला महाद्वीप बना, दो पिंड बने, एक नीचे वाला पिंड बना। इस ऊपर वाले पिंड को कहा गया लारेंसिया। लारेंशिया। और नीचे वाले पिंड को कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। इस लारेंसिया वाले पार्ट को अपन कहते हैं अंगारा लैंड। इसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है। अब इसके भी समय के साथ धीरे धीरे टुकड़े होते चले गए और वर्तमान में महाद्वीपों का
इसके भी धीरे धीरे टुकड़े होते चले गए और वर्तमान में महाद्वीपों का स्वरूप सामने आया। अब अपन देखेंगे पैंथलासा। पैंथलासा किसे कहते हैं? पैंथलासा का मतलब है जल ही जल, मतलब जल की एक बहुत ही विस्तृत संपूर्ण होल राशि को ही क्या कहा इन्होंने? पैंथलासा कहा। पैंथलासा है जर्मन शब्द है जिसे अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में दिया गया था। पैंथलासा का मतलब क्या है? यह है पूरा पेंजिया। इसको वेगनर ने कहा महाद्वीपीय खंड को पेंजिया। अब इस पेंजिया के चारों ओर जो जल भरा है, ये इस जल को कहा वेगनर ने पैंथलासा। इसको कहा विशाल जल को पैंथलासा कहा। जो जल क्या है? जल ही तो है पैंथलासा। अब अपन देखेंगे कि महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, कि किन किन बलों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये है वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन किन बलों को उत्तरदायी बताया। अब ये जो कॉन्टिनेंट थे या जो महासागर थे, अब ये विस्थापन कैसे हुए? कोई ना कोई बल तो कार्य कर रहा होगा अंदर से। तो वेगनर ने इनके प्रमुख दो बल बताए। इसने पहले वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण हैं। इसने पहला बल बताया पोलर फ्लिंगिंग बल। पोलर फ्लिंगिंग मतलब यह होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण महाद्वीप अपने स्थान से खिसक गए। तो जैसे कि यह चित्र है, चित्र में यह विभिन्न महाद्वीप थे। ये विभिन्न महाद्वीप जब यह टूट गए थे तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी कहां से घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व दिशा में। पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही, तो जैसे कि अपन ने देखा कि कोई भी वस्तु यदि पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, तो यदि उसमें जल भरा है तो जल पूरब से पश्चिम दिशा में गति करेगा और इस पे पोलर फ्लिंगिंग बल कार्य करेगा। पोलर फ्लिंगिंग मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो अपन जैसा कि जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ध्रुवों पर अधिक क्यों रहता है? क्योंकि केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की जो लंबाई है वो 6314 किलोमीटर, जबकि यहाँ पर है 6371 या 73 किलोमीटर। इस वजह से यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो इस वजह से जो ये महाद्वीप थे ये भूमध्य रेखा की ओर धीरे धीरे खिसक गए। इसी को वेगनर ने कहा पोलर फ्लिंगिंग बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब यह पृथ्वी घूमी तो यह महाद्वीप भूमध्य रेखा की ओर खिसक गए। इसी को इसने कहा पोलर फ्लिंगिंग बल। महाद्वीप अपने स्थान से खिसक गए। कहाँ खिसके? भूमध्य रेखा की ओर खिसके। ये अर्थ है यहाँ खिसके, भूमध्य रेखा है, यहाँ खिसक गए। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर ज्वारीय बल। ज्वारीय बल क्या होता है? ज्वारीय बल सूर्य प्लस चंद्रमा, सूर्य प्लस चंद्रमा के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ज्वारीय बल। इस ज्वारीय बल की उत्पत्ति कैसे हुई? ज्वारीय बल कैसे उत्पन्न होता है? जब पूर्णिमा या अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो तब किस स्थिति बनती है? तब यह ज्वारीय बल उत्पन्न होता है। ज्वारीय बल का संबंध कैसे? ज्वारीय बल का संबंध है समुद्री ज्वारीय धाराओं से, इसका संबंध है। जैसे कि यह है सन, यह है मून और यह है अर्थ। जब सन और मून एक ही सीध में होते हैं तो यहां पर यह बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं अर्थ पर, तो अर्थ पर जल का उभार आ जाता है। इसी उभार को कहा जाता है ज्वारीय बल। इसी उभार को ज्वारीय बल कहा जाता है। ज्वारीय बल सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। जैसे कि ये दोनों पृथ्वी को अपने जल की ओर आगे खींच रहे हैं। इस आकर्षण बल के कारण महाद्वीपीय खंडों का विस्थापन हो गया। अब
अब इसने बताया कि सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल इतना शक्तिशाली है कि इसके जैसे पानी का विस्थापन होता है उसी प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन हो गया है। इसी प्रकार इसी खंड में जैसे कि ये पेंजिया है, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। तो उत्तर अमेरिका पश्चिम की ओर तथा दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका की ओर पश्चिम की ओर इनका खिसकाव हुआ। ये खिसकाव क्यों हुआ? क्योंकि ज्वारीय बल के कारण। यह वैज्ञानिक ने बताया यह जो बल है वो मान्य नहीं है। आगे अपन इसकी आलोचना करेंगे कि यह बल मान्य नहीं है। अगर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षक बल इतने अधिक शक्तिशाली होते तो अब तक संपूर्ण महाद्वीप इतर बितर या बिखर गए होते। इसलिए इस बलों को खंडित बल या अमान्य बल माना जाता है। अब अपन इन बलों को तो अमान्य बल माना जाता है, लेकिन वेगनर एक जलवायुविद था, उसने विभिन्न प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए। अपन उन प्रमाणों की विस्तृत से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसने क्या क्या एविडेंस दिए? महाद्वीपों के विस्थापन में प्रमाण। अब वेगनर कहता है महाद्वीपों में साम्यता मतलब होता है कि यदि दो महाद्वीपों को जोड़ जाए तो उनकी स्थिति बिल्कुल निर्धारित एक्यूरेट आती है। यदि हम महाद्वीपों के आकार को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनके आमने सामने की तट रेखा में अद्भुत सामने दिखाई देता है। जैसे कि यदि उत्तर अमेरिका को यूरोप के पश्चिमी भाग से जोड़ दिया जाए तो यह साम्य अवस्था प्राप्त होती है। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग और अफ्रीका का पश्चिमी भाग यदि इनको जोड़ दिया जाए तो भी साम्य अवस्था प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अफ्रीका का पूर्वी भाग जहां पर मेडागास्कर स्थित है वहां भारत और ऑस्ट्रेलिया को एक्यूरेट जोड़ा जाए तो यह भी साम्य अवस्था प्राप्त होती है। तो इससे पहले अब्राहम आर्टिलियस ने ही पहले बता दिया कि इनमें साम्य स्थिति पाई जाती है। यहां पर चित्र होता है तो अपन देखते हैं। ये जैसे कि यह है नॉर्थ अमेरिका, यह है अफ्रीका। यदि इन दोनों के तटों को आपस में ये जोड़ा जाए तो इसको क्या कहेंगे अपन? जिग सा फिट। जिग मतलब होता है पजल। इन पजल को जोड़ना ही साम्य अवस्था का प्रमाण है। यदि नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से जोड़ दिया जाए तो भी यह साम्य अवस्था प्राप्त होगी। पहले महाद्वीप ऐसे थे जैसे कि यह है यूरेशिया, यह है नॉर्थ अमेरिका, यह है अफ्रीका वाला पार्ट, यह मेडागास्कर, यह है इंडिया वाला पार्ट, यह अंटार्कटिका वाला पार्ट, यह ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, यह है साउथ अमेरिका वाला पार्ट। इसी को वेगनर ने क्या कहा? पेंजिया। यह जल भरा, इसको कहा क्या है? इसको कहा पैंथलासा। अपन दूसरा नंबर पर पढ़ेंगे महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। वर्तमान में जो महाद्वीप एक दूसरे से दूर है उनकी चट्टानों की आयु में समानता देखने को मिलती है। जैसे कि अपन देखा जाए कि ब्राजील के तट पर जो ब्राजीलियन आइलैंड है या ब्राजीलियन का पठार है वहां की चट्टान है और अफ्रीका के घाना की चट्टान है, एक समानता पाई जाती है। चट्टानों की तुलना रेडियो मेट्रिक विधि से की जाती है। और इसी प्रकार से देखा जाए कि उत्तर अमेरिका का पूर्वी पार्ट जहां पर अपलेशियन पर्वत है और यूरोप का नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वाला ये वाला पार्ट, यहाँ पर एक श्रेणी पाई जाती है। इस श्रेणी और अमेरिका के इस श्रेणी में, अपलेशियन श्रेणी में, दोनों में समानता पाई जाती है। दोनों की आयु भी समान है, दोनों की चट्टानें भी समान है। यहाँ पर भी ग्रेनाइट की काली चट्टानें पाई जाती है और यहाँ पर भी ग्रेनाइट की काली चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, उदाहरण के तौर पर 200 करोड़ वर्ष प्राचीन सेल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट, जैसा कि मैंने बताया, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती। इससे यह पता चलता है कि दोनों महाद्वीप प्राचीन काल में
एक साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि ये साउथ अमेरिका का ये वाला ब्राजील वाला पार्ट और नॉर्थ अमेरिका का ये अफ्रीका का ये वाला पार्ट, यहाँ की चट्टानें में बहुत ज्यादा समानता पाई जाती है। इसी कारण से इनके चट्टानों की आयु के आधार पर भी इनको मिला सकते हैं, जिक्सा फिट के आधार पर भी इनको मिलाया जा सकता है। तो तीसरा है टिलाइट निक्षेप। ये हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। ऐसे निक्षेपों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं, जो इसके प्राचीन काल में इसके साथ होने का प्रमाण है। टिलाइट मतलब क्या होता है? टिलाइट मतलब होता है बर्फ के निक्षेप। अब बर्फ के कैसे निक्षेप? जैसे कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन पे यहाँ पर हिमानी है या बर्फ की कोई शिला है। जब यह बर्फ की शिला नीचे उतरती है तो यहाँ पर माउंटेन पर खरोंचे आ जाती हैं। इन्हीं खरोंचों को क्या कहा जाता है? टिलाइट। मतलब कि जो जमीन उबड़ खाबड़ हो जाती है उसको कहा जाता है टिलाइट, और इनको अवसाद भी कहा जाता है। एक तरफ से टिलाइट को अवसाद भी कहा जाता है, जिसमें सिल्ट गाद, रेत, इसके बाद पानी और विभिन्न प्रकार के अवशेष जैसे कंकड़, पत्थर, मोटे पत्थर, पतले पत्थर, इन सभी अवसादों को भी टिलाइट कहा जाता है। अब इन टिलाइटों के निक्षेप कहां कहां पर पाए जाते हैं? इन टिलाइटों के निक्षेप दक्षिणी गोलार्ध के सभी 6 महाद्वीप, जैसे कि भारत पर, ऑस्ट्रेलिया पर, इसके बाद अफ्रीका पर, अफ्रीका के बाद साउथ अमेरिका पर, मेडागास्कर पर, इसी प्रकार इंडोनेशिया, केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर भारत के कुछ भाग जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ भागों पर टिलाइट के निक्षेप देखने को मिलते हैं। तो उसका मतलब यह है कि जब यह सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे तो यहाँ पर हिमानीकरण हुआ होगा, और उस वजह से इस पर टिलाइट के निक्षेप मिलते हैं, और इस पर खरोंचे मिलने के कारण और अवसाद मिलने के कारण इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वैगनर ने जो बात कही वो सही है। अब चौथा है प्लेसर निक्षेप। प्लेसर मतलब क्या होता है? प्लेसर मतलब होता है गोल्ड। तो वैगनर ने 2 प्रकार के भागों से यह बात कहने का प्रयास किया। इसने यह कहा कि सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं। मतलब वैगनर ने यह कहा कि जो ये ब्राजील वाला पार्ट है, इस ब्राजील वाले पार्ट पर सोने की चट्टानें पाई जाती हैं। सिर्फ सोने की चट्टानें पाई जाती हैं, सोना नहीं पाया जाता। और सोना सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? सोना सबसे ज्यादा यहां पर पाया जाता है, घाना कोस्ट पर सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ पर सिर्फ सोना पाया जाता है। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब यह दोनों एक ही समय में, जब ये दोनों जुड़े हुए थे, तो यहाँ से सोना चट्टानों से निकलकर खनिजों के रूप में बिखर गया होगा, और समय के साथ यह महाद्वीप दोनों अलग हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ सोने की चट्टानें, सिराएं मिलती हैं, जबकि यहाँ प्योर गोल्ड के निक्षेप मिलते हैं। इस एरिया में, अफ्रीका वाले एरिया में कहीं पर भी सोने की चट्टानें, सोने की शिराएं नहीं पाई जाती, जबकि यहाँ सोना अत्यधिक पाया जाता है। जहां पर सोने की शिराएं नहीं पाई जाएंगी वहां पर सोना भी नहीं पाया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर सोना पाया जाता है। तो इसका मतलब यह होगा कि प्राचीन काल में अफ्रीका वाला पार्ट और अमेरिका वाला पार्ट दोनों जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर सोने की शिराएं पाई जाती हैं, जबकि यहाँ पर सोना पाया जाता है। यहाँ पर यही कहा गया है कि सोना युक्त शिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं, जबकि प्लेसर निक्षेप घाना में मिलते हैं। प्लेसर मतलब होता है शुद्ध सोना। इससे यह प्रमाणित होता है कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका एक ही जगह पे थे। इससे भी यह प्रमाणित हो गया कि वैगनर जो बातें अभी तक कह रहा है वो सब सही कह रहा है। इसके बाद जीवाश्मों का वितरण। अब इसने जीवाश्मों के वितरण में भी विभिन्न प्रकार के जंतुओं की बात कही। इसने सबसे पहले बताया कि लेमुरिया जंतु, और दूसरे नंबर पे इसने बताया कि रेंगने वाला जंतु मीसोसोरस।
अब इसने लेमुरिया जंतु के बारे में बताया कि लेमुरिया जंतु कहाँ पर पाया जाता है। लेमुरिया जंतु यूरोप के उत्तरी भाग में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इस एरिया में पाया जाता है और इसकी प्रकृति पश्चिम की ओर दौड़ने की होती है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, फिनलैंड है, यहाँ पर लेमुरिया जंतु के अवशेष पाए गए। तो यह देखा गया कि यहीं पर क्यों पाए गए, क्योंकि जब ये सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए होंगे तो यह पश्चिम की ओर भागता था। जब यह महाद्वीप अलग अलग हो गए तो यहाँ पर यह रेंगने वाला जंतु लेमुरिया जंतु डूब गया, डूबने से यह मर गया। तो यहाँ पर कोस्टल एरिया पर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के कोस्टल एरिया पर लेमुरिया जंतु के अवशेष पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यह देखा जाए कि रेंगने वाला एक मेसोसोरस नाम का एक जंतु है। यह जंतु गोंडवाना लैंड के सभी भागों पर पाया जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि कुछ महाद्वीप पर ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए जाते। तो जैसा कि अपन ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में डायनासोर की हड्डी मिली, जबकि इसका धड़ और इसका सिर कहां पर मिला, अफ्रीका, यहाँ पर अफ्रीका के उत्तरी कोस्ट पर घना टोगो पर मिला। इस प्रकार अपन यह देखते हैं कि वेगनर द्वारा जो बताए गए प्रमाण थे बहुत 100% सत्य साबित होते हैं। इसके बाद अपन ने बलों के बारे में चर्चा कर ही ली। तो इस थ्योरी से हमें यह पता चलता है कि कैसे समय के साथ महाद्वीपों का विस्थापन हुआ और कैसे हमारी पृथ्वी एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल से गुजरी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह वीडियो कैसी लगी। और इसी प्रकार से डेप्थ में कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमारे प्ले स्टोर से फ्यूग एजुकेशन के ऐप को अभी डाउनलोड कीजिएगा और अपने पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।